हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। एंड इन दिस लेक्चर, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, एक और अपने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को, जो कि आपके कल के होने वाले एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और इस सब्जेक्ट से तकरीबन आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 10+ क्वेश्चन आएंगे आपके इस पोर्शन से, और इस पोर्शन का नाम है हिंदी। यानी आज हम लोग हिंदी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो आज की इस वीडियो के थ्रू कवर कर लेंगे, ताकि आपका जो कल एंट्रेंस का टेस्ट होने वाला है पटना वुमेंस कॉलेज के टेस्ट में, आपको इस पोर्शन से भी कोई दिक्कत का फेस करना आपको ना पड़े। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी के टॉपिक को, और हिंदी के टॉपिक में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे। हिंदी वाले इस क्लास में हम लोग कवर क्या क्या करेंगे, हम लोग करेंगे वर्ण के बारे में। इससे आपका क्वेश्चन रहेगा, मतलब जिस जिस पोर्शन से क्वेश्चन रहेगा वैसे सारे पोर्शंस को मैं कवर कर लूँगा, और वो सारी बातें बता दूंगा इंपॉर्टेंट वाली जो आपके टेस्ट में आएगा। तो हम लोग कवर करने वाले हैं वर्ण के बारे में, हम लोग कवर करने वाले हैं संधि के बारे में, हम लोग कवर करने वाले हैं समास के बारे में, साथ में हम लोग कवर करने वाले हैं कारक के चिन्हों के बारे में, हम लोग कवर करने वाले हैं वचन के बारे में। नेक्स्ट मैं कवर करूंगा आपका लिंग के बारे में। नेक्स्ट मैं कवर करूंगा इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। नेक्स्ट मैं कवर करूंगा इसके बाद ये जो सारा टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन आएगा। एवरेज है कि हर पोर्शन से एक क्वेश्चन रह सकता है, मैक्सिमम इस पोर्शन से 15 क्वेश्चन और मिनिमम कम से कम 10 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा। और इसके बाद वाक्य की जो करेक्शन होता है, यानी वाक्य में अशुद्धियों को शुद्ध करना, इसको सीखेंगे। साथ में मैं क्रिया के बारे में बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा उल्टा शब्द अर्थात विलोम शब्द। इसके बाद अपना होगा पर्यायवाची शब्द, और लास्ट में हो जाएगा फिर अपना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इतना टॉपिक को आज के इस लेक्चर में कवर कर दूंगा, और इतना से अलावा एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। ये आपको ओपन, एकदम ओपन चैलेंज है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं वर्ण से और समझते हैं वर्ण के बारे में क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है, और क्या क्या क्वेश्चन इस वर्ण वाले पोर्शन से आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इस क्लास आपका तकरीबन, ये क्लास जो आपका मैक्सिमम वो 45 मिनट के आसपास का क्लास होगा। आप क्लास देख लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ण से। देखिए, मैं सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बेसिक बता के चलूँगा ताकि समझने में डिफिकल्टीज ना हो, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। और अगर मैं बेसिक लैंग्वेज से आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं वर्ण के बारे में बात करूँ तो वर्ण का मतलब होता है मूल ध्वनि, जिसको आप बोलते हैं। मतलब वर्ण का मतलब होता है कि जिसको आप बोलते हैं, मूल जो ध्वनि आपका है, जिससे पूरा का पूरा वाक्य बनता है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है, उसी तरीके से हिंदी में क्या होता है, वर्ण होता है। जैसे राम, राम में क्या क्या वर्ण है, र है, आ है, रो है, आ है, मो है। तो ये सब क्या है, वर्ण है। तो वर्ण का मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे र को आप किस तरीके से तोड़िएगा, र को आप तोड़ नहीं सकते। तो यही क्या होता है, अपना सिंपली वर्ण कहलाता है। तो वर्ण के बारे में आप समझ गए होंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी के बारे में ध्यान रखिएगा। तो वर्ण का मतलब जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अगर वर्ण के बारे में बात करें तो जितना भी हिंदी में वर्ण होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। स्वर वर्ण होता है, अनुस्वार होता है, व्यंजन होता है, अंतस्थ वर्ण होता है, उष्म होता है, संयुक्त होता है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आप पूछेगा तो ध्यान रखिएगा स्वर वर्ण में क्या क्या आता है। स्वर वर्ण में क्या क्या आएगा, अ आ ई, अ आ ई, हर्षई दीर्घई, उ हर्षऊ दीर्घऊ, री ए ओ औ। इसके बाद अनुस्वार में 2 आएगा। देख लीजिए अनुस्वार में क्या क्या आता है। व्यंजन में क वाला पाटी, च वाला, ट वाला, त वाला, प वाला, यानी इसको हम लोग करते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इतना आएगा कहाँ पे, व्यंजन में। अंतस्थ में आएगा य र ल व, यानी 4 आपका अंतस्थ में आता है, उसमें भी 4 आता है। कौन कौन सा, यह स का वेराइटी, यानी आप यहाँ पे मेनली ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर मैं ध्यान रखने वाले में बात करूँ तो आप ध्यान रखिएगा अनुस्वार में कितने आते हैं, साथ में आप ध्यान रखिएगा अंतस्थ में कितने आते हैं, उसमें में कितने आएंगे, और संयुक्त में क्या किससे बनता है। यानी जो अपना ये वाला स्र है वो कैसे बना है, ज्ञ किससे बना है, छ किससे बना है, ये आप ध्यान रखिएगा बस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्णमाला में देखिए समझिएगा, जो अपना वर्ण है वो 2 वैरायटी का होता है। एक को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण और एक को कहते हैं व्यंजन वर्ण। और टोटल जो वर्ण है हिंदी में वो 52 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जिसमें कितना स्वर और कितना व्यंजन है इसको देख लीजिए। जिसमें आप ये पॉइंट याद रखिएगा, जो टोटल वर्ण है इसमें 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। मेनली आप इसको याद रखिएगा, 13 स्वर है और 39 आपका व्यंजन है, इसको आप याद रख लीजिएगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करें कौन कौन से कुल स्वर वर्ण है, तो अ से लेकर के अ तक क्या है आपका, अन अ तक क्या है आपका सब स्वर वर्ण है। बाकी जो भी आपका शेष बचा वो सब व्यंजन है। तो 13 और 39 ये बात बस आप याद रखिएगा। वर्ण क्या होता है, वर्ण को पहचानने के लिए सीख जाइए। अभी जो मैंने बात बताया था स्वर वर्ण के बारे में, स्वर वर्ण में मैंने बताया था कि इसमें मेनली दो वैरायटी, एक तो अपना अ वाला हो गया, अ से लेकर के बढ़ते आते हैं, और यहाँ पे एक दूसरा वैरायटी था अन और अ। ये अपना किस में आता है, ये अपना यानी ये जो अपना लास्ट का आता है ये अपना दो अनुस्वार है। तो दो अनुस्वार में अंतस्थ में 4, उसमें में 4, ये वाला बात बस आप लास्ट याद रखिएगा। इसके सिवा आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, संधि की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में अपना संधि है। और अगर मैं संधि के इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स को लेकर के बात करूंगा कि संधि क्या है और क्या क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, तो समझते हैं। संधि का सिंपल सा मतलब होता है सम प्लस धी, मतलब संधि का मतलब होता है मेलना या जोड़ करना, मतलब मेल करना या जोड़ना, यानी दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने ऊपर में आपको बताया था वर्ण के बारे में। वर्ण का मतलब क्या होता है, जो मूल ध्वनि का उच्चार है, जिसको आप खंड नहीं कर सकते, जिसका आप टुकड़ा नहीं कर सकते, वो अपना क्या है, संधि है। और संधि वो अपना क्या था, वर्ण था। यानी वर्ण के बारे में मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया था। और वर्ण को अगर मैं जोड़ूं तो जोड़ने से जो चेंजेस होता है इसी को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल सम प्लस तोस, यहाँ पे ये जो लास्ट का वर्ण आपको ये इस तरीके से म दिख रहा है, यानी जो म इस तरीके से आपको लास्ट में दिख रहा है, साथ में ये जो अपना आगे वाला वर्ड दिख रहा है, ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्ण है। यानी अपना इस तरीके से म और इस तरीके से त, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। दोनों वर्ण एक जगह कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, दोनों को एक साथ हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण यहाँ पे चेंजेस हुआ, और चेंजेस के रिजल्ट में यहाँ पे हम लोग सम प्लस तोस से हम लोग को क्या मिला, संतोष मिला। इसी को हम लोग संधि कहते हैं। तो मेनली आपको संधि में यही पूछेगा क्वेश्चन कि संधि में पूछ देगा आपको, बताइए ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर ये विसर्ग संधि है। ये आपसे पूछ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है बताइए देव प्लस इंद्र क्या होगा। तो ये सब आइडियाज मैं आपको इस वीडियो में दे दे रहा हूँ। जैसे देव प्लस इंद्र क्या होता है, देवेंद्र होता है। तो कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट, कैसे हम लोग इसको जोड़ करके फाइनल रिजल्ट लाते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र को ऐड करके मैंने लाया देवेंद्र, तो ये देवेंद्र कैसे आई, ये रिजल्ट जो लाने का जो टेक्निक है, अगर वो सीख लीजिएगा तो संधि के सारे क्वेश्चन कल आप डील कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब संधि को आप समझ गए होंगे, संधि के प्रकार के बारे में बात करते हैं। सेम तरीके से जैसे हिमालय को बनाना है तो हिमालय का क्या बन जाएगा, हिमालय कैसे बना है, तो हिम प्लस आलय। आपसे पूछ सकता है हिम प्लस आलय मिलके क्या बनेगा, हिमालय बनेगा। तो मैं आपको टॉप संधि अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। कुछ टॉप मैं आपको 10-15 संधि बता दे रहा हूँ जो कि आप ध्यान रखिएगा। जैसे सत प्लस आनंद, सदानंद बड़ा, तो इससे थोड़ा सा याद रखिएगा। कोशिश कीजिएगा जब भी आपका टेस्ट में जब जो आपका ऑप्शन दिया जाएगा, आप एक बार ऑप्शन को पढ़िएगा, आपको ऑप्शन पढ़ करके समझ में आ जाएगा कौन वाला बेस्ट है। जैसे ऑप्शन में अगर आपका सत प्लस आनंद पूछेगा और ऑप्शन में रहेगा सदानंद, तो आप आराम से बेस्ट वाला पता कर सकते हैं कि सत प्लस आनंद का मतलब सदानंद होता है। तो अगर मैं इसको एडवांस करूं तो अब संधि के प्रकार के बारे में बात करते हैं। हालांकि संधि में आपसे यही पूछेगा कि बताइए हिम प्लस आलय ये कौन से संधि से बिलोंग करता है, स्वर संधि, व्यंजन या विसर्ग, इसको लेकर के। तो शॉर्ट में समझ लेते हैं। स्वर क्या होता है, स्वर संधि। स्वर संधि का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर स्वर वर्ण का अटैचमेंट से, अगर स्वर वर्ण के अटैचमेंट से जो संधि बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे वसुर है तो वसुर में भी, यहाँ वसुर आप पढ़ते हैं, वसुर र में क्या छुपा है, अ छुपा, यानी यहाँ से अ और यहाँ से अ, यहाँ का अ दोनों मिलकर के चेंज किया और चेंज करके रिजल्ट क्या बनाया, आ बनाया। तो अपना क्या बन गया, सुरारी बन गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि कहने का मतलब स्वर के जो अटैच से बने उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। यानी सिंपल सा शॉर्ट मतलब है, अगर स्वर वर्ण का अगर अटैचमेंट होगा तो उसको आप लोग स्वर संधि कहिएगा। अगर व्यंजन वर्ण का अटैचमेंट होगा तो उसको आप लोग व्यंजन संधि कहिएगा। और सेम तरीके से अगर विसर्ग वाला अटैचमेंट होगा तो आप उसको विसर्ग संधि कहिएगा। तो ये संधि के बारे में शॉर्ट है। अब इंपॉर्टेंट संधि को मैं आपको बताता हूँ। जैसे श्री प्लस श्रीस होता है, गुरु प्लस उपदेश, इसमें क्या हुआ, उ प्लस उ ऐड हुआ, तो ये अपना क्या बन गया, दुर्घऊ बन गया, यानी गुरु उपदेश हो गया। ज़्यादा मैं डिटेल में बात करूंगा नहीं संधि को लेकर के, इसमें ज़्यादा पूछता नहीं, मेन आपका पूछेगा अटैचमेंट। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय रखिएगा। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी होता है। इसके बाद आप आगे रखिएगा भानु प्लस उदय, भानुदय होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भारत प्लस इंदु, भारतेंदु होता है। नेक्स्ट सर्व प्लस इक्षण, सर्वेक्षण होता है।
नेक्स्ट सदा प्लस एव सदैव होता है। नेक्स्ट एक प्लस एक एकाएक होता है। नेक्स्ट इति प्लस आदि इत्यादि होता है। परि प्लस आवरण पर्यावरण होता है। नेक्स्ट सु प्लस आगत स्वागत होता है। इसलिए आप ये सारी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट ने प्लस अन नयन होता है। नेक्स्ट पो प्लस इत्र पवित्र होता है। तो ये अभी मैंने बात किया था ऊपर किसके बारे में, स्वर संधि के बारे में, जिसमें मतलब स्वर वर्ण का क्या होता है, स्वर वर्ण का एडिशन होता है, मतलब स्वर वर्ण जुट करके एक नया वर्ड बनाता है और उसी को हम लोग कहते हैं स्वर संधि। अब बात करते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का मतलब जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने पर, यानी कहने का मतलब हो सकता है कि जो अभी आपने पहले ऊपर पढ़ा था स्वर वर्ण, तो हो सकता है स्वर वर्ण व्यंजन के साथ मिल जाए तो भी आपका व्यंजन संधि कहलाएगा, या फिर व्यंजन वर्ण व्यंजन के साथ मिल जाए तो भी आपका व्यंजन संधि कहलाएगा। तो व्यंजन संधि में बस इतना ही याद रखना है कि इसमें किसका होता है, इसमें होता है अटैचमेंट, यानी इसमें होता है इसमें मिलाना होता है किसको, व्यंजन को व्यंजन के साथ या स्वर का व्यंजन के साथ। और इसमें भी कई सारे प्रकार को नहीं ध्यान देना है, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल कौन कौन याद रखना है, जगत प्लस नाथ जगतनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट सत प्लस जन सज्जन हो जाएगा। नेक्स्ट सत प्लस धर्म सद्धर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रख रहा है दिक प्लस अंबर दिगंबर होता है। इस प्रकार का अगर इसी वैरायटी का आपको मिले तो देखिए ऑप्शन से आप चूज करने के लिए सीखिएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सा एकदम फेमस इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा आप भी लगाइएगा जब एग्जाम में। जैसे दिक प्लस अंबर हमेशा दिगंबर होता है, आपको पता चल गया क प्लस अ मिलकर के क्या बना रहा है, ग बना रहा है। तो ये सब आइडिया आप उस टाइम रखिएगा ताकि अगर दूसरा वैरायटी भी पूछ दे इसी प्रकार का तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सट प्लस आनंद सदानंद होता है, सट। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट होता है सदाशय। अगर सदाशय के बारे में बात करें तो ये अपना होता है सत प्लस आशय सदाशय होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जगत प्लस अम्बा जगदम्बा होता है, इसको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं उत प्लस नति उन्नति होता है। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ होगा। नेक्स्ट सम प्लस कल्प संकल्प होगा। सम प्लस ख्या संख्या होगा। सम प्लस गम संगम होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सम प्लस जीवन संजीवन होगा, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट धम प्लस दंड होगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं सम प्लस तोष संतोष हो जाएगा। तो ये सब फेमस है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सम प्लस पूर्ण संपूर्ण होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जगत प्लस ईश जगदीश होता है। सत प्लस धर्म सद्धर्म होता है। एंड वहीं अगर मैं लास्ट वैरायटी के बारे में बात करूँ संधि का, तो विसर्ग संधि होता है, जिसमें क्या होता है कि विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तो परिवर्तन होता है। मतलब सबसे पहले आपको क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा। विसर्ग मतलब अनुस्वार के बारे में जाना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं इस तरीके से दो डॉट वाले को। तो अगर दो डॉट के बाद यहाँ पे अगर अपना स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो इसके कारण जो चेंज होकर के बनता है उसी को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। तो क्या क्या विसर्ग संधि में याद रखना है, ध्यान रखिएगा। नि प्लस अक्षर निरक्षर होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट पे आपको याद रखना है नी प्लस चय निश्चय होगा। नी प्लस छल निश्चल होगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है हरि प्लस चंद्र, इस तरीके से तो हरिश्चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो यहाँ पे दु प्लस शासन दुशासन हो जाएगा। नी प्लस शुल्क निशुल्क हो जाएगा। नेक्स्ट नी प्लस आहार निराहार हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नी प्लस धन निर्धन होता है। तो इस सब में से कोई एक दो आपसे पूछ सकता है। तो ये अपना हो गया संधि, इस तरीके से अपना कंप्लीट होता है। आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो अपना आता है समास। चलिए समास को भी देख लेते हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो अपना क्या है, समास है। समास में क्या होता है ये समझिए। समास का मतलब होता है संक्षेप करना, मतलब चीज़ों को शॉर्ट करना। जैसे यहाँ अगर बताई जाए रसोई के लिए घर, इतना लंबा चौड़ा मैंने लिखा, इसको शॉर्ट में लिख दिया रसोई घर। तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। और मैंने ये लंबे चौड़े वर्ड को क्या कर दिया, मैंने शॉर्ट में एक वर्ड लिख दिया। यानी लंबे चौड़े वर्ड या कह सकते हैं वर्ड के कलेक्शन को मैंने एक वर्ड के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यही अपना समास है। और बस आपको समास पहचानने के लिए आना चाहिए। तो चलिए बताते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं और उसको कैसे आपको पहचानना है, क्योंकि कल के क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा। तो देखिए समास आप पहचानने के लिए सीख जाइएगा। समास कितने प्रकार का वैरायटी होता है, समास में मेनली कौन कौन प्रकार का समास है ये समझ जाइए। समास में देखिए इतने प्रकार का वैरायटी आपको याद रखना है। एक तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय व द्विगु और द्वंद्व। ये आपको मेनली कितना समास हो गया, अव्ययी भाव 1, दूसरा तत्पुरुष 2, क्रमधारय 3, द्विगु 4 और द्वंद्व समास 5। समास के 5 भेद है और मतलब समास के 5 वैरायटी है और ये पांचों वैरायटी को पहचानने के लिए सीख जाइएगा। अव्ययी भाव समास में
अपूर्व पद प्रधान होगा, आगे वाला प्रधान होगा। तत्पुरुष क्रमधारय और द्विगु में पीछे वाला प्रधान होगा, और द्वंद्व में दोनों प्रधान होगा, और बहुव्रीहि में भी इनमें से कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। ठीक है, ये अपना कौन कौन प्रधान होता है इसे आप ज़्यादा समझ नहीं पाइएगा, एग्जाम्पल से बहुत ही आप बेहतर समझिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सो अगर मैं जनरली बात करूं कि कितने प्रकार का समास हो जाएगा, तो टोटल 6 प्रकार का। अव्ययी भाव 1, तत्पुरुष 2, कर्मधारय 3, द्विगु 4, द्वंद्व 5 और बहुव्रीहि 6। अब देखते हैं। तो चलिए मैं आपको समास पहचानने के लिए सिखा देता हूं कि कैसे आपको समास पहचानना है। अगर आपको कहेगा अव्ययी भाव समास है कि नहीं आपको बताना है, तो देखिएगा कि आगे वाला जो वर्ड होगा पूर्व पद होना चाहिए, वो प्रधान होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल प्रतिकूल, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पे प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में मेन क्या है, प्रति है, कुल का कोई ज्यादा मतलब होता नहीं, इसमें मतलब किसका है, प्रति का है। तो ये अपना आगे वाला वर्ड क्या है, हेड है, प्रधान है, इसलिए हम लोग क्या कहें, इसको हम लोग प्रतिकूल के। और ये कौन सा समास अपना हो गया, ये अपना अव्ययी भाव समास हो गया। या कह सकते हैं कि जो अपना समासिक पद हो उसमें क्या हो, अव्यय हो। अव्यय कहने का मतलब अव्यय हो, ठीक है, ये अपना होना चाहिए। तो अगर ये आपका सिचुएशन मिल जाए तो ये अपना क्या कहलाता है, ये अपना कहलाता है अव्ययी भाव समास। यानी अव्ययी भाव समास के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आगे वाला वर्ड हेड भी होना चाहिए, साथ में अव्यय भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे यथा अव्यय है, प्रति है, आ है, अनु है, ये सब क्या है, अव्यय है। तो ऐसे समास को हम लोग कहेंगे अव्ययी भाव समास, और आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तत्पुरुष समास के बारे में, तो तत्पुरुष का मतलब होता है वैसा समास जिसमें उत्तर पद यानी पीछे वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो वैसी सिचुएशन में इसको हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को भी आप पहचानने के लिए जरूर सीख जाइएगा। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको बेहतर समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल राजकुमार, तो राजकुमार में ये कौन सा समास है, तत्पुरुष है, इसमें क्या हेड है, ये बेटा है, किसका है, राजा का है, तो ये क्या है, अपना हेड है। ठीक है, वैसे सिचुएशन में ये क्या कर सकते हैं, ये तत्पुरुष समास है। धर्म का ग्रंथ, तो ये क्या कहलाएगा, धर्म ग्रंथ कहलाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहें, तत्पुरुष समास कहें, जिसमें पीछे वाला वर्ड क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। अगर मैं यही सारी चीज़ों को थोड़ा सा समराइज वे में बताऊं थोड़ा सा बेहतर के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में भी आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन आप चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा शॉर्ट ट्रिक से। अव्ययी भाव का कहने का मतलब पहला पद अव्यय होगा, ऐसे कह सकते हैं, और यही पद प्रधान होगा यानी हेड होगा। जैसे भरपेट, तो ये अपना क्या है, भरपेट, ये में भर क्या है, भर एक प्रकार का अव्यय है, और यही इसी के कारण पूरा का पूरा सेंटेंस का मतलब है, यानी ये अपना क्या है, हेड है। तो यही कहला कि ये क्या कहला गया, अव्ययी भाव समास कहला गया। सेम तरीके से मैंने बताया तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष का मतलब क्या हो जाएगा, वैसा समास जिसमें लास्ट वाला वर्ड हेड होगा, उसी के कारण पूरा वर्ड का मतलब होगा। जैसे बस चालक, तो बस चालक में क्या है, बस चालक में बस और चालक दो वर्ड है, बस है, चालक है, इसमें हेड कौन है, चालक है। यहाँ बस को चलाने वाला कौन है, बस को, यहाँ जो बस चालक का पूरा मतलब है वो किस पे डिपेंड करता है, चालक पे डिपेंड करता है। मतलब पीछे वाला जो वर्ड है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वैसे सिचुएशन में ये जो समास है, ये कौन सा समास कहलाएगा, ये अपना तत्पुरुष समास कहलाएगा। सेम तरीके से गगनचुंबी, तो गगन और चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो इंपॉर्टेंट कौन है, ये अपना चूमने वाला है। तो ये किसको चूम रहा है, गगन को चूम रहा है, तो गगन इंपॉर्टेंट है, चूमने वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये गगनचुंबी क्या कहला गया, तत्पुरुष समास कहला गया। सेम तरीके से राजकुमार, राजकुमार में कौन है, राजा का बेटा, तो इंपॉर्टेंट क्या है, राजा का जो बेटा है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये यानी पीछे वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये किससे रिलेटेड है, राजा से रिलेटेड है। इस केस में ये अपना कौन सा समास कहला जाएगा, तो ये अपना तत्पुरुष समास कहला जाएगा। अब मैं कुछ आपको बेहतर एग्जांपल देता हूं तत्पुरुष समास का, जो आपको देखने को मिलेगा, और मैं भी आपसे पूछ सकता है बताइए ये कौन सा समास। तो चलिए देखिए, ध्यान रखिएगा, जो भी मैं समास बता रहा हूँ वो सब तत्पुरुष है। जैसे हस्तलिखित, रेखांकित। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेम तरीके से परीक्षा भवन, ये भी अपना है, कौन सा समास है, तत्पुरुष है। सत्याग्रह, ये भी अपना तत्पुरुष है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो भयभीत, ये भी अपना तत्पुरुष है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो पूंजीपति, ये भी अपना तत्पुरुष है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आत्मविश्वास, ये भी अपना क्या है, ये भी अपना तत्पुरुष है। आगे के समास में बढ़ते हैं, जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है ये समझिए। इस समास में क्या रहेगा, जो पहला पद रहेगा वो आपका संख्या को डिनोट करेगा। ये सबसे आसान है पहचानने के लिए, यानी पहला वर्ड किसको डिनोट करेगा, संख्या को, नंबर्स को डिनोट करेगा। और अगर नंबर्स को डिनोट करता है पहला वर्ड, तो समझ जाइएगा ये अपना द्विगु समास है। जैसे एग्जाम्पल चौराहा, चौराहा का मतलब चौराहा, ये अपना चौराहा अगर आपको लिखता है जो चौराहा का, तो चौराहा में ये अपना क्या है, आगे वाला जो चौ कह रहा है वो अपना क्या कर रहा है, वर्ड को डिनोट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, चार को यानी नंबर को कर रहा है। तो वैसे समास आ जाएंगे द्विगु समास में। नेक्स्ट सिमिलरली त्रिभुवन, कौन सा समास आ जाएगा, द्विगु समास। नवग्रह, कौन सा समास,
द्विगु समास त्रिवेणी, कौन सा समास, द्विगु समास। आप बात करते हैं द्वंद्व समास के बारे में कि द्वंद्व समास क्या होता है, तो द्वंद्व समास का मतलब ऐसा समास जो कि दोनों पद प्रधान होगा, मतलब दोनों एक दूसरे में इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बिना दूसरा वर्ड का कोई वैल्यू नहीं है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और जनरली इनके बीच में इस प्रकार का डैश भी आएगा। अगर इस प्रकार का डैश आता है, अगर इस प्रकार में दोनों वर्ड अपने आपस में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे को हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास, या कह सकते हैं जोड़ा वाला वर्ड, जिसमें जोड़ा आपको दिख जाए वो समझिए कौन सा है, द्वंद्व है। जैसे आय व्यय, माता पिता, भीम अर्जुन, ये दोनों क्या है, ये सब क्या है, ये सब द्वंद्व समास है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले समास के बारे में, जिसका नाम है कर्मधारय समास, यानी वैसे समास जिसमें कर्म का धारण होता है, मतलब जिसमें जो आगे वाला वर्ड है वो बताता है कि पीछे वाला आदमी कैसा है, यानी आगे वाला जो वर्ड होगा, यानी जो अपना पूर्व पद होगा, जिसको हम लोग कहते हैं आगे वाला वर्ड, वो आगे वाला वर्ड क्या करेगा, पीछे वाले के बारे में बताएगा। जैसे महात्मा, महात्मा का मतलब जो आत्मा महान होता है, तो ये आत्मा के बारे में बता रहा है क्या है, महान है, यानी आत्मा का ये प्रॉपर्टीज बताया कि कैसा आत्मा है, तो महान है। तो ऐसे वर्ड आते हैं कर्मधारय समास में। सेम तरीके से अगर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बारे में बताया तो नील कमल, यानी वैसा कमल जो नीला है उसको हम लोग कहते हैं नील कमल। पीतांबर, तो पीतांबर में क्या करा, पीला है जो अंबर, तो अंबर का ये प्रॉपर्टीज बताया कैसा है, पीला है। कमल का प्रॉपर्टीज बताया नीला है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, कर्मधारय समास कहलाते हैं, मतलब जिसमें प्रॉपर्टीज बताए उसको हम लोग कहेंगे कर्मधारय समास। जैसे घनश्याम, तो घनश्याम क्या हो जाएगा हमारा, घन के समान वाला श्याम, तो यानी क्या कहला जाएगा, ये अपना जो समास है वो आपका कर्मधारय समास कहला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। तो अगर मैं बात करूं बहुव्रीहि समास के बारे में, तो बहुव्रीहि समास में दोनों वर्ड कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट अगर दोनों वर्ड को एक जगह मिला दे तो उसका एक नया वर्ड, एक नया मतलब निकलेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है दशानन, 10 है आनन, तो 10 है आनन, 10 अलग है, आनन अलग है, 10 आनन का कोई विशेष यहाँ पे मतलब नहीं निकलता है, लेकिन अगर दोनों को मिला दे तो 10 आनन का दुनिया जानती है क्या, इसको हम लोग कहते हैं रावण कहते हैं। मतलब ये दोनों वर्ड उतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं, बट अगर आप इसके मतलब को जोड़िएगा तो एक नया वर्ड निकल करके आ जाएगा, तो ऐसे समास को हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। उम्मीद करता हूँ समास को आप सब पहचान जरूर जाइएगा। जैसे चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में क्या है, 4 है भुजाएं, तो चतुर्भुज से एक नया मतलब निकलता है जिसका मतलब होता है विष्णु। लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, तो ऐसे लंबा है उधर, ये अपना क्या बता रहा है, उधर का प्रॉपर्टीज बता रहा है, लंबा है, तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, क्योंकि इसका एक नया मतलब निकलता है। लंबोदर मतलब गणेश, तो नया जब मतलब निकल जाए, नया वर्ड आ जाए, तो आप उसको कहिएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, समास बेहद ही आसान है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेमस एग्जाम्पल के भी बारे में बात कीजिए। चक्र पानी, तो चक्र है पानी, मतलब अर्थात विष्णु के बारे में बता रहा है, तो ये भी अपना क्या है, बहुव्रीहि है। नीलकंठ अर्थात शिव के बारे में बता रहा है, तो ये अपना क्या है, बहुव्रीहि है। तो इस तरीके से बहुव्रीहि समास के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। यही सब आपको समास में ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको समास में कुछ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब समास से आगे बढ़ते हैं कारक के बारे में। कारक के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं कारक के बारे में, तो कारक के बारे में देखिए समझिएगा। कारक का मतलब होता है कि वह वर्ड, कारक क्या एक प्रकार का वर्ड है जो कि क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम का कनेक्शन क्रिएट करता है किसी दूसरे वर्ड से। जैसे यहाँ पे क्या है, राम है, राम क्या है, संज्ञा है, रावण भी क्या है, संज्ञा है। राम ने रावण को, तो यहाँ पे ने क्या था, ने एक वर्ड था जो कि इस संज्ञा को इस पूरे सेंटेंस से जोड़ा, तो इसी को हम लोग कहते हैं कारक कहते हैं। सिमिलरली इसमें रावण भी क्या था, एक प्रकार का क्या था, संज्ञा है, और ये क्या किया, को के जरिए से बाण मारा, तो ये क्या किया, रावण मतलब ये क्या था, संज्ञा था, और संज्ञा को क्या किया, किसी दूसरे वर्ड से कनेक्ट किया सेंटेंस में, किसी दूसरे वर्ड से जोड़ा, किसमें, सेंटेंस में, तो ये अपना क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। यहाँ पे कौन कौन सा कारक है, ने है, को है, तो आपको मेनली पहचानने के लिए आना चाहिए कारक, तो कारक को पहचान जाइएगा, जो कनेक्शन तैयार करता है उसी को हम लोग कारक कहते हैं। जैसे रोहन ने पत्र लिखा, तो रोहन पत्र लिखा, इसके बीच में कौन कनेक्शन तैयार किया, ने, तो ने अपना क्या है, कारक है। और कारक के वैरायटी को जानिएगा, बस यही 2 बात सीखना है कारक। तो देखिए कारक का मेन चिन्ह है, चिन्ह के बारे में समझिएगा। ने वाले चिन्ह को हम लोग कहते हैं कर्ता कारक, मतलब जो काम करने वाला है उसको हम लोग ने कहेंगे। को हम लोग कहते हैं कर्म कारक। से या द्वारा हो इसको हम लोग करण कारक कहते हैं। आपसे पूछेगा सेंटेंस में, सीधा पूछेगा, बताइए कर्ता कारक इनमें से कौन है। जैसे लिख दिया, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो आपसे पूछ देगा
कर्ता कारक कौन है, तो इसमें कर्ता कारक यानी काम करने वाला कौन है, मतलब ने का कनेक्शन कौन तैयार, ने का कनेक्शन यानी इसमें जो ने है ये अपना क्या है, ये अपना कर्ता कारक है। तो यहाँ पूछेगा कि कर्ता कारक कौन है, मतलब इसमें ये जो ने है ये ने किसके लिए यूज्ड हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम के लिए। तो ये अपना क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। तो इस तरीके से चिन्हों के बारे में ध्यान रख लीजिएगा। कर्ता कारक में ने होता है, कर्म कारक में को होता है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, इसके बाद करण कारक, इसके बाद आपादान कारक, ये अपना मैंने 4 बताया। इसमें आप देख लीजिएगा कौन कौन क्या आता है। तो कर्ता कारक में ने, कर्म कारक में को, आपादान कारक में से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अधिकरण कारक में में पर, और संबोधन कारक है अरे अजी, ये अपना क्या होता है, कारक है। तो कारक के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं वचन के बारे में। तो नेक्स्ट बात करते हैं वचन के बारे में। वचन का मतलब होता है संख्या। वचन का सिंबल सा मतलब क्या होता है, नंबर। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है सिंगुलर टू प्लुरल, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वचन। तो वचन का मतलब होता है एक वचन से बहुवचन बनाना, यानी अगर आपको चीज़ें एक आपको दिया गया है तो उसी चीज़ को अगर बहुत सारी, अगर उसको नंबर्स में अगर बढ़ा दिया जाए, जैसे यहाँ पे लड़की है, अगर बहुत सारी लड़की के बारे में बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लड़कियाँ कहेंगे। तो ये अपना क्या है, ये अपना एक वचन है, ये अपना क्या है, बहुवचन है। तो आपको बस सेंटेंस में पकड़ने के लिए जानिएगा एक वचन क्या होगा, इसका बहुवचन क्या होगा। जैसे आपको लिख दे, बताइए लड़की का बहुवचन क्या होगा। तो थोड़ा सा जो भी सेंटेंस में आपको ऑप्शन दिया रहेगा एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आप बेसिक पहले से ही तैयार करके रखे हैं तो ये आपको ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज होगी नहीं। तो इसमें मेनली होता क्या है, एक वचन का बहुवचन, बस ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मे भी कन्फ्यूज होता है, बहुत सारे नहीं जानते हैं, बाकी बहुत सारे जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कक्षा का कक्षाएं होती है, ऐसा नहीं कि कक्षाओं होगा। तो आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा, लिख दिया रहेगा आपको कक्षाओं, तो आपको बट इसको कक्षाओं को चूज नहीं कीजिएगा, कक्षाएं चूज कीजिएगा। सेम तरीके से कलम का होता है कलमे, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। कविता का कविताएं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे आती है, नेक्स्ट होगा पुस्तक का पुस्तकें, बहन का बहने, बहू का बहुएं, और इसके बाद माता का माताएं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कविता का कविताएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं होगा, इसके बाद भुजा का भुजाएं होगा। तो थोड़ा सा आप ये जो चीज़ें हैं ये सब वर्ड में बता रहा हूँ, इसका एक ही तरीका है, या तो अगर आप बचपन से पढ़े होंगे तब आप परफेक्ट होंगे इसमें, या फिर जो आपका ऑप्शन दिया रहेगा ऑप्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। जो देखिएगा जनरली आप वर्ड सुने भी होंगे वैसा ही वर्ड को आप कीजिएगा। जैसे यहाँ पे है गुड़िया, ठीक है, यहाँ पे है गुड़िया, तो गुड़िया का क्या होगा, गुड़िया हो जाएगा। इस तरीके से सेम है, वस्तु का वस्तुएं, बहू का बहुएं, विद्यार्थी का विद्यार्थी नहीं कह दीजिएगा, विद्यार्थी गण होता है। जैसे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज भी करा दे रहा हूँ। गुरु का गुरुजन होगा, गरीब का गरीब लोग हो जाए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम होता है, मतलब उसका जो मतलब है वो चेंज नहीं होता है। चाहे आप एक राजा की बात करें चाहे 100 राजा की बात करें, वो राजा ही कहलाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड है जिसका जो मतलब है वो चेंज नहीं होता है, चाहे वो आप एक वचन में कहें या बहुवचन में कहें। तो उसमें ध्यान रखना है, राजा का राजा ही होता है, नेता का नेता, पिता का पिता, प्रेम का प्रेम ही होता है। इसके बाद योद्धा का योद्धा होता है, नेक्स्ट क्रोध का क्रोध होता है। इसके बाद शब्दों का बार बार प्रयोग करने वाले बहुवचन बनना, जैसे आपका भाई का कहलाए, अगर भाई का अगर बहुवचन प्राप्त करना चाहते हैं आप तो इसको आप भाई भाई कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाइयों या भाइयें, ऐसा आप नहीं कहिएगा। तो बहुवचन के ये भी कुछ एक स्पेशल केस है जिसमें भाई का भाई भाई होता है, बहन का बहन बहन, शहर का शहर शहर जैसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सब। गांव तो गांव के गांव, इस तरीके। तो ये इस तरीके से मैंने वचन के बारे में भी जो भी आपको जानना चाहिए था या जितना आपको जानना जरूरी था वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं लिंग के बारे में। तो लिंग के बारे में आप पता करने के लिए एकदम बहुत ही आसान तरीके से जानते होंगे। चलिए लिंग को भी देख लेते हैं क्या होता है। सो अगर मैं लिंग को लेकर के बात करूँ तो मेनली लिंग में है कि आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, मतलब वो स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहा है या पुल्लिंग के बारे में बात कर रहा है, ये आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। लिंग का साधारण सा मतलब होता है शब्द से पुरुष का अर्थ है या स्त्री का मतलब है, बस ये आपको पता चलना चाहिए, इसी को हम लोग लिंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बात हुआ है गायक, तो गायक का सिंपल सा मतलब रहा है कौन सा, जेंट्स वाला गायक। तो इससे क्या मतलब निकला, यहाँ पे जेंट्स का मतलब निकला। गायिका, तो गायिका का मतलब क्या निकला, लेडीज का मतलब निकला। तो ये जो जेंडर का जो डिटर्मिनेशन है यही अपना कहलाता है, ये अपना लिंग कहलाएगा। तो जेंडर बस आपको पता करने का जो टेक्निक है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग लिंग करते हैं। तो ये आपसे बस यही क्वेश्चन पूछेगा, बताइए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या आपको कुछ समझ में नहीं रहा है, इस तरीके से आपको पूछेगा। तो लिंग का भी पता बहुत ही आसान है, आपको पता चल जाएगा, एकदम आसान है लिंग के बारे में पता करना। अगर आप बेसिक चीज़ों को पढ़े होंगे तो आप पता कर सकते हैं। जैसे कुछ फेमस एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, या तो हो सकता है कि दूसरा वैरायटी इसमें ये बने कि आपको कह दे बताइए इस पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या हो।
जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट का मैं बता रहा हूँ स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करके याद रखिएगा। अभिनेता पुल्लिंग में, यानी इसमें इससे क्या, इसमें मेल का बोध हो रहा है, तो अभिनेत्री का मतलब फीमेल का। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। अनुज का अनुजा होता है। नेक्स्ट सेम तरीके से गायक का क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा। नेक्स्ट इस लिस्ट में से जो भी इंपॉर्टेंट, चलिए मैं इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे पढ़ देता हूँ। दर्जी का दर्जीन होगा, नर का मादा होता है, देव का देवी होता है। आगे अगर बात करें तो पंडित का पंडिताइन होगा, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो शिक्षक का शिक्षिका होगा। सेम तरीके से अगर दूसरे इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें तो स्वामी का स्वामिनी होता है। नेक्स्ट बात करें साधु का साध्वी होता है, विद्वान का विदुषी होता है, लेखक का लेखिका होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल जो आपको पता है पहले से, उसके बारे में नहीं। दास का दासी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर लिस्ट में आते हैं तो ठाकुर का ठाकुराइन होता है, देवर का देवरानी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रख लेना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो वर का वधू होता है, इसको याद रख लीजिएगा। सम्राट का सम्राज्ञी होगा, देखिए इंपॉर्टेंट है। शिष्य का शिष्या होगा, सेवक का सेविका होगा, श्रीमान का श्रीमती होगा। इसके बाद महान का महती होगा, देख लीजिएगा। जो कन्फ्यूजन है, जो आपको पता नहीं होगा वैसे को जरूर एक बार देख लीजिएगा। देव का देवी होता है, नर का माता होता है। नेक्स्ट तो इस तरीके से मैंने आपको लिंग के बारे में भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। ये आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, यही आपसे पूछेगा। तो चलिए उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो अगर मैं बात करूं अब उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझिएगा। उपसर्ग का मतलब जो वर्ड के आगे लगे और उसका एक नया मतलब निकाल दे, ये अपना कहलाता है उपसर्ग। और जो वर्ड के पीछे निकले वो एक नया मतलब निकाल दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब नया वर्ड बना दे, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यय। जैसे यहाँ पे कार के आगे लग गया उप, बना दिया उपकार, तो यहाँ पे उप क्या है, अपना उपसर्ग है। तो यही उपसर्ग होता है। प्रत्यय के बारे में बात करें, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ प्रत्यय के बारे में, तो ठाकुर में लग गया, लास्ट में लग गया आइन, तो क्या बन गया, ठाकुराइन। तो यहाँ पे ये जो लास्ट का वर्ड जो लगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ध्यान रखिएगा, उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है। और इसी से अपना ये जो अपना उपसर्ग प्रत्यय वाला पोर्शन है, ये भी अपना क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं तो उपसर्ग प्रत्यय को बस पहचानने के लिए सीख जाना है, मैं बस आपको टेक्निक बता रहा हूँ पहचानने के लिए। नेक्स्ट अब आगे जो आगे आपको सीखना है वो सीखना है वाक्य का शुद्धि, यानी कौन सा वाक्य सही है या कौन सा वाक्य गलत है, इसको लेकर के। अगर मैं वाक्य की शुद्धि के बारे में बात करूँ, देखिए इसमें आपको कैसे पता चलेगा। वाक्य का शुद्धि में टेक्निक रखिएगा, जो सारा एमसीक्यू दिया गया है उसी से मैं आपको छाट करके बता दूंगा कौन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन आपका सही है, ये टेक्निक। और साथ में दूसरी बात, वाक्य का शुद्धि का मतलब होता है जो बोलने में अच्छा लगे, जो पढ़ने में अच्छा लगे, मतलब कह सकते हैं कि वो एकदम बिल्कुल करेक्ट वाला रहे। तो करेक्ट वाला को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य शुद्ध होता है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया, इसमें पूछ रहा है